नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर कुमार त्रिपाठी है और मैं बीपीएससी टीचर हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने भूगोल की अवधारणा लेकर पेश हुआ हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के तहत किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है भूगोल विषय की। दोस्तों, अगर इसके पहले अगर आप देखें तो मैंने पहला जो वीडियो बनाया था बीपीएससी को लेकर वह टीआरई 4.0 के लेकर, तो उसको मैंने जीएस की अवधारणा के ऊपर मैंने बनाया था कि किस तरीके से आपको जीएस, जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं शुरू की है अभी तक, उनके लिए मैंने एक बेस बनाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके बाद दूसरा वीडियो मैंने हिस्ट्री को लेकर बनाया था। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री आता है, तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में। भूगोल सामाजिक विषय में एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। खासकर बीपीएससी की तरफ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम जियोग्राफी में लेकर आएंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने एक किताब लेकर पेश हुआ हूँ। इस किताब को आपने कहीं ना कहीं नाम भी सुना होगा। ये किताब है महेश कुमार वर्डवाल की। जी हाँ दोस्तों, यह एक आईपीएस अधिकारी हैं। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। और अगर मैं इस किताब की बात करूं तो मैंने जब कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी, मैंने जब टीचिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था, तो मैंने बहुत सारी किताबें मार्केट में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, जो किताब, देखिए दोस्तों, या तो आप एनसीईआरटी उठा के सारी एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं कि ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत वक्त लगता है, हमारे पास मुश्किल से 3 से 4 महीने 5 महीने बचे हुए हैं। तो हमारा क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आएँ, ये भी हमारा अप्रोच होना चाहिए। उस तरीके से मैंने जब प्रिपरेशन की थी, तो उसमें मुझे ये जो किताब है महेश कुमार वर्डवाल की, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और दोस्तों, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो संकलन इन्होंने किया है कि किस तरीके से आसान भाषा में आप बिना टीचर की मदद के भी इस किताब को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस किताब को देखेंगे तो इस किताब में जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पर इसने रंग भी बदल दिया है। जैसे दोस्तों, आप अगर इसने ब्लैक रंग यूज़ किया है लिखने के लिए किसी कॉन्सेप्ट को, तो उसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको दूसरे रेड रंग से या किसी और रंग से लिखने की कोशिश की है। तो एक तरीके से ये किताब कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगी। आज हम बात करेंगे भूगोल के बारे में। तो भूगोल की शुरुआत करते हैं। और ये देखिए, महेश कुमार वर्डवाल की किताब है भारत का भूगोल। जी हाँ दोस्तों, आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन आप इस किताब को आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। आप तमाम टेलीग्राम चैनल पे किताब मौजूद है, आप वहाँ से भी इस किताब को देख सकते हैं। ऑनलाइन इसको क्या कहते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से महेश कुमार वर्डवाल, जो कि एक भारतीय पुलिस सेवा में आईपीएस अधिकारी हैं, इन्होंने किस तरीके से एनसीईआरटी के सार को इन्होंने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी को एक तरीके से समागम किया हुआ है। एक तरीके से कहते हैं ना कि गागर में सागर है, तो ये किताब गागर में सागर ही है। तो इस किताब के बारे में आज हम बात करते हैं। हम अपने मुद्दे पे आते हैं। जो हमारा सिलेबस है उसको जानने की पहले हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ज्योग्राफी को आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी की शुरुआत आपको कहाँ से करनी है। तो हम जो शुरुआत करेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप ज्योग्राफी देखते होंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी जब भी आप देखते होंगे, तो उसमें आप देखते होंगे कि जो स्टार्टिंग होती है और भारत की भौगोलिक स्थिति से होती है कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, कहाँ पर किस तरीके की चीज़ें हैं, कौन कौन से राज्य हैं और कहाँ से कर्क रेखा जाती है और कहाँ से कौन सी रेखाएं जा रही हैं, कौन कौन से राज्य उसमें आते हैं। तमाम चीज़ों का मतलब उसमें कॉन्सेप्ट दिया होता है कि भारत की जलीय सीमा क्या है, स्थलीय सीमा क्या है, कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके बारे में इस चीज़ का जिक्र भारत की भौगोलिक स्थिति में, मतलब जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको पूरा आपको पढ़ना होगा। और इसमें जो एक तरीके से दिया हुआ है कि भारत का पहले सामान्य परिचय दिया है, उसकी अवस्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है कहाँ तक है, उसका प्रभाव क्या है, तमाम चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब अगर आगे आप देखना चाहेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि भारत का भूगर्भिक इतिहास क्या है, इस चीज़ के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो कैसे क्या करते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग बना, कैसे पर्वतमाला बनी, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में, कि अगर भौतिक स्वरूप में आप जाएंगे तो हिमालय मेन है। हिमालय
कि हिमालय कैसे बना, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, कौन सा हिमालय, मतलब तमाम चीज़ें इसमें दी हुई हैं। पूर्वी घाट क्या है, पश्चिमी घाट क्या है, या उत्तर का विशाल मैदान क्या है। आपको इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो सिलेबस इसने डिज़ाइन कर रखा है, या जो भी बीपीएससी में जो सिलेबस देता है, और बहुत ही कई सालों से आप देख रहे होंगे कि वही सिलेबस चलता चला जा रहा है। तो मेन चीज़ क्या है कि हम जितना हमारे पास कम समय है उसमें उसमें मतलब जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब मेरा मानना है, जो मैंने पढ़ाई की है, मतलब जो चीज़ मैं पढ़ा हूँ वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जो रियलिटी जहाँ से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्रैक किए। और निश्चित तौर पे जो मैंने इतना सारा नंबर लेकर अगर मैं आया हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी एक जर्नी रही है, उस जर्नी में अगर मैंने कुछ फ़ायदा उठाया है, तो आप भी कुछ फ़ायदा उठाएं। अब रही बात जलवायु की, कि किस तरीके से भारत की जलवायु आती है, कहाँ से आती है और किधर से जाती है, कौन सी हवा किधर से चल रही है, और कैसे कैसे मानसून जो आ रहा है उस पर उत्पत्ति के सिद्धांत, तापीय सिद्धांत, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसको आपको पढ़ना होगा। मानसूनी वर्षा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इस मतलब तमाम चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ऋतु है तो शीत ऋतु क्या है, ग्रीष्म ऋतु क्या है। और केवल इसमें ऐसा नहीं है कि चीज़ें दी हुई हैं, एक तरीके से दी हुई हैं कि अगर आप उसको कॉन्सेप्चुअल वाइज अगर आप जाओगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। फिर दोस्तों मृदा के बारे में दिया हुआ है कि काली मिट्टी क्या है, कितने तरीके की मिट्टी होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवड़ी मृदा, और मतलब तमाम चीज़ें आपको मृदा में आपको देखने को मिलेगी, और आप ये चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद वनस्पति के बारे में दिया हुआ है, और भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि कौन रिपोर्ट में भारत कहाँ है, कितने क्या करते हैं, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति बची हुई है, कितने भूभाग पे बची हुई है, कितने प्रतिशत बची हुई है, मतलब तमाम चीज़ें हैं इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मिट्टी पे जाओगे तो मिट्टी से भी कभी कभार क्वेश्चन आता है। मिट्टी भी बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना और सीखना होता है। फिर दोस्तों जैव विविधता के बारे में दिया हुआ है कि किस तरीके से जैव विविधता क्या है, जीवमंडल क्या है, वन्य जीवन क्या है, भारतीय वन्य जीव संस्थान क्या है, तमाम चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और आपको उस हिसाब से कि कछुआ संरक्षण परियोजना कब चला, गैंडा परियोजना क्या है, तमाम चीज़ है, गंगा नदी की डॉल्फिन परियोजना क्या है, किस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस कब है, किस वर्ष से हम यह मनाने की शुरुआत किए हैं। तो इसमें तमाम चीज़ें, जब आप इस किताब को, मैं तो चाहूँगा कि आप इस किताब को लें और इस किताब को एक बार पढ़ने की कोशिश करें। बहुत ही कम समय में आप पूरे सिलेबस को ख़त्म कर सकते हो, और आप पूरे सिलेबस को रिवीजन कर सकते हो। जितना देखिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंपटीशन की दुनिया में। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप रिवीजन का ताकत समझेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पता चलेगा कि आपको ये चीज़ कोई बताने नहीं आएगा, आपको बार बार रिवाइज करके चीज़ों को आप इस तरीके से कहते हैं ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं या जो टॉपर हैं, आप उनको देखते होंगे तो लगता होगा कि अरे ये कौन से लोग हैं, क्या है। नहीं दोस्तों, ये चीज़ें हमने की हैं तो आप भी कर सकते हो। निश्चित तौर पे रिवीजन एक ऐसा की है जिसके तहत आप कुछ भी कर सकते हो। आपके दिमाग में चीज़ें प्रिंट हो जाएगी, मतलब आपको लगता है ना कि नहीं ये सब कितनी बड़ी चीज़ें हैं। आपको रिवीजन करना कैसे, ये भी मैं एक दिन बताऊंगा कि कैसे हमको पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हम बचपन से केवल रटते हैं, रटते रटते रटंतु विद्या घटंतु विद्या, जैसा कि आपको पता है। अगर हम अपने कॉन्सेप्ट को बनाते जाएंगे और चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके पास वो सब चीज़ें कलेक्ट होती चली जाएंगी दिमाग में, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और कोई दोस्तों पेट से सीखकर नहीं आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि बुद्धि लब्धि सबकी अलग होती है, आईक्यू लेवल सबका अलग होता है, ये तो सही बात है। लेकिन जितने हद तक आपको भगवान ने आईक्यू दे रखा है, उसके बाद आप कितना हद तक रिवीजन के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब हम बात करेंगे अपवाह तंत्र की, कि जैसे सिंधु नदी तंत्र क्या है, गंगा नदी तंत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है, कौन कौन सी नदियाँ किधर से बहती हैं, क्या चीज़ है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, तो तमाम चीज़ें हैं, कितनी लंबाई है नदियों की, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। इसको ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, ये सब नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों होता क्या है कि कई बार क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप बार बार रिवीजन नहीं किए रहते हो, तो इसीलिए आपके क्वेश्चंस बाद में जब आप जोड़ते होगे नंबर, तो लगता होगा कि अरे मेरे तो नंबर कम हो गया, मेरे तो 2 नंबर कम हो गए, 1 नंबर कम हो गया। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आप पढ़ाई तो बहुत करते हो, लेकिन आप रिविज़न करने में कमी करते हो, और जब तक आप रिवीजन अच्छे से नहीं करोगे तो निश्चित तौर पे आपको नुकसान होगा। अब हम बात करते हैं जल संसाधन, कि जल संसाधन क्या है, जल संरक्षण क्या है, इस पर कौन कौन सी योजनाएं बनी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। या आप
जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं नदियों पे बनाई जाती हैं, तो मल्टीपर्पज़ जो योजनाएं हैं उसको क्या कहते हैं आपको पढ़ना होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ है, कौन सी नदियाँ हैं, कैसी चीज़ें हैं। तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अब हम बात करते हैं कृषि के बारे में कि कृषि में कौन कौन सी फसलें हैं, भारत में कौन कौन सी फसल की ऋतुएँ होती हैं, क्या क्या चीज़ है, रबी है, खरीफ है, जायद है, ये कब है, कौन सी फसलें, हर फसल को जानना जरूरी है। रेशेदार फसल क्या है, रबड़ की खेती कहाँ पर होती है, नारियल कहाँ पर है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप कृषि के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। बाद में आता है पशु संसाधन के बारे में आपको जानना है कि गाय बैल है, भेड़ है, बकरी है, सूअर पालन है, इत्यादि चीज़ें हैं कि इसको कैसे क्या कहते हैं, कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर संख्याएं ज़्यादा हैं, कहाँ पर मवेशियों की संख्या ज़्यादा है, ये सब तमाम चीज़ें हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट आ रही हैं, पशुओं के ऊपर रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट से भी 200 क्वेश्चन बनते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बाद में बात रही खनिज संसाधन की, खनिज संसाधन क्या है, ऊर्जा संसाधन क्या है, और ये जो संसाधन है, संसाधन को जानना जरूरी है कि हमारे पास पेट्रोलियम कहाँ हो रहा है, कोयला कहाँ हो रहा है, प्राकृतिक गैस कहाँ है, हम विद्युत का उत्पादन कैसे कर रहे हैं, हमारे पास जो धातु है, अभ्रक है, मैग्नीज है, लौह खनिज है, तमाम चीज़ें कहाँ पर हो रहा है, किस राज्य में है, कौन सा राज्य टॉप कर रहा है, किस चीज़ में राज्य आगे बढ़ रहा है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। बाद में बात रही कि परिवहन और संचार, ये तो उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन निश्चित तौर पे बंदरगाह से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो आपको जनसंख्या बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि देखिए आप सेंसस तो हुआ नहीं है, 2011 में जो सेंसस हुआ उसके बाद से सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स तो आती रहती हैं, उन रिपोर्ट को पढ़ना ज़रूरी होता है। भारत की जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, उसके बाद 21 में होने वाली थी, लेकिन आपको पता है कि कोरोना काल होने के कारण वो चीज़ें रुक गई। तो निश्चित तौर पर जनसंख्या का जो नया नया आंकड़ा आता है, जो रिपोर्ट में आंकड़ा आता है, जैसे भारत की जनसंख्या 150 प्लस के करीब हो गई, तो ये 150 प्लस करोड़ हो गई है। तो ये सब जो आंकड़े हैं, ये सब आंकड़े जानने जरूरी हैं, क्योंकि क्वेश्चन आज के समय में कहीं से भी बन सकता है। आपको भी पता है कि बीपीएससी ने अपने लेवल को रीच कर दिया, लेवल बढ़ा दिया है। अब आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मैंने तो यही चीज़ देखी थी। आपको करंट अफेयर्स को भी साथ में जोड़ना होगा। डेली लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, सवेरे सवेरे आपको करंट अफेयर्स को घोटना होगा। निश्चित तौर पे दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स को अपने जुबान पे नहीं लाओगे, अपने दिमाग में नहीं लाओगे, और किस तरीके से करंट अफेयर्स हमारी ज्योग्राफी से जुड़ा है, हमारी हिस्ट्री से जुड़ा है, हमारी पॉलिटी से जुड़ा है, ये चीज़ें जब आपको समझ आएंगी तब जाके आपका क्या कहते हैं, ओवरऑल कहते हैं ना कि तैयारी एक बेहतरीन तैयारी के रूप में उभरेगी। और बाद में नगरीकरण है, भारत की जनजातियाँ, निश्चित तौर पे ये चीज़ें तो आपको जाननी होगी कि भारत में कौन कौन सी जनजाति कहाँ पर है, कैसे है, और वो कौन सी जनजाति की संख्या ज़्यादा है, किस राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, और मतलब ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मुझे तो ये किताब बहुत ज़्यादा पसंद है, महेश कुमार वर्डवाल, और मैं इस किताब को बिल्कुल घोट कर पी गया था। तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी इस किताब को देखें, एक बार देखें, महसूस करें कि हाँ, निश्चित तौर पे अगर मैं आपको एक किताब कह रहा हूं कि भारत का भूगोल वर्डवाल की बुक कह रहा हूं, तो निश्चित तौर पे आपको ये चीज़ दिखना चाहिए। रही बात कि अगर आप इसको खोल कर देखते हैं, जितना मैं इस किताब को देख रहा हूँ, तो सबसे पहले जो भी चीज़ें आप शुरुआत कीजिए, आप पेज नंबर 1 से इसमें जब आप शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मैप बना के, जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मैप बना के एक चीज़ें दी हुई हैं आपको। मतलब इतने आसान टेक्निक्स इसमें दिया हुआ है कि आपको मज़ा आएगा, किताब को पढ़ने में मज़ा आएगा कि हाँ किस तरीके से किताब लिखी जाती है। वह महेश कुमार वर्डवाल ने साबित कर दिया है लिखकर कि निश्चित तौर पे आप जो टीचिंग के कंपटीशन है उसके लिए ये किताब, पहले भी मैंने कहा है कि ये किताब बाइबल है। जी हाँ दोस्तों, ये किताब बाइबल है, इसको आपको सीखना चाहिए। और मुझे ये किताब इतनी अच्छी लगती है कि इस तरीके से लिखी हुई है कि आप बिना किसी टीचर के, दोस्तों, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप घंटों घंटों आप सोचिए कि आप उस पर कोचिंग पढ़ रहे हैं, वो कोचिंग पढ़ा रहा है, वहाँ पर आप नोट्स बनाए जा रहे हैं, नोट्स रगड़े जा रहे हैं, उधर से कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई कुछ देर बाद वीडियो आता है तो उसके बाद पढ़ता है। लेकिन आपको दोस्तों, अगर आप एक बार इस किताब को देखेंगे तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाना भूल जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि महेश सर ने जिस तरीके से बुक को लिखा हुआ है, इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो ये बुक मतलब अपने आप में एक अद्भुत किताब है कि जिसके पास पैसा नहीं भी है, मगर एक बार अगर इस बुक को पढ़ ले, या आसपास में आपके दोस्त यार रहते हैं उनसे इस बुक को मांग ले, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दोस्तों के पास ये बुक ज़रूर होगी, तो आप उनसे मांग सकते हैं। और बहुत ही कम समय में आप, अगर आप देखें, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को दिया हुआ है।
अगर ये हिमालय का वर्गीकरण दिखा रहा है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि लूसेंट जो बुक होती है, लूसेंट बुक को आप पढ़ेंगे, कितना भी आप पढ़ लेंगे, लेकिन आप समझ नहीं आएगा। भूगोल तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए लूसेंट से। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत संविधान आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि हिमालय का वर्गीकरण दे रहा है तो कैसे, कहाँ क्या चीज़ है, विथ फिगर दे रहा है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए आपके पास मैप होना जरूरी है। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते हैं, आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो अपने घर में जाइए और मैप खरीद कर लाइए, एक इंडिया का मैप लगाइए, एक वर्ल्ड मैप लगाइए, उसको लगाना जरूरी है। उसके बाद ये जो बुक है, इस बुक ने इस तरीके से चीज़ों को दिया हुआ है, विथ फिगर दिया हुआ है कि आप जब उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको इंटरकनेक्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ जानना जरूरी है कि अगर ये चीज़ बताता है कि हिमालय है तो आपको मैप में भी एक बार देखना होगा कि कहाँ पर है। जितना आप मैप से आप ज्योग्राफी को पढ़ोगे, निश्चित तौर पे आप और ज़्यादा सफल होगे, क्योंकि मैप के बिना ज्योग्राफी पॉसिबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप रोटी खाते हो तो रोटी के लिए सब्जी जरूरी है ना, रोटी के लिए दाल जरूरी है ना, तो निश्चित चावल खाते हो तो चावल के लिए दाल और सब्जी जरूरी है ना। उसी तरीके से वो जो दाल और सब्जी है वो आपका मैप है, जो आपको एक गाइड करेगा, जो आपको आगे लेकर जाएगा, और निश्चित तौर पे आपको चीज़ें अपने मन में चीज़ें रिकॉल आप कर पाओगे बार बार, क्योंकि मैप बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ तक रही कि इस किताब को आप पढ़ने की कोशिश करें, वडवाल की, और ये किताब बहुत ही बेशकीमती है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आई, और बाकी आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इस किताब को पढ़ने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ 4.0 जब आप देने जाएंगे उसके बाद आप मुझे याद रखेंगे कि निश्चित तौर पे सर आपने जो बताया था। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जिसके पास एक्सपीरियंस होता है वही चीज़ों को बता सकता है। क्योंकि मैंने जो चीज़ें की थी, और मैंने अगर आप 1.0 का आप पेपर उठा के देखो, बीपीएससी का जो मैंने दिया था, जिसमें मैं सफल हुआ था, उस पेपर को अगर आप देखोगे तो निश्चित तौर पे आपके पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि अगर जीएस का पेपर आप देखें तो जीएस का पेपर इतना भी इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ था, उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने बीपीएससी टीआरई 1.2, 2.2, 3.2 और तमाम जितने भी पेपर होते रहते हैं मैं उसको लगातार देखता रहता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ। और बीपीएससी के जो नॉर्मल पेपर होते हैं, जो कि बीपीएससी का खुद का पेपर होता है जिसके तहत पीसीएस का, तो उसको भी मैं देखता रहता हूँ। तो उसके तहत मैं तो यही कहूँगा कि आप वडवाल की बुक को आप प्रेफर करें। बाकी प्रश्न जो है, प्रश्न के लिए क्या कहते हैं, मैं एक और वीडियो लाऊंगा कि किस तरीके से, ये तो हो गई कि आपको कौन सी किताब को प्रेफर करना है। क्योंकि अभी दोस्तों आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, अभी कोई खास नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ नहीं आया है, तो आप चीज़ें आप आराम से इन किताबों को पढ़ सकते हो। मुश्किल से 1 से 1.5 महीने के अंदर आप ये किताबें ख़त्म कर दोगे। और बाकी रही बात कि आपको प्रश्न कहाँ से करने हैं, तो प्रश्न के लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। उस वीडियो के साथ मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको प्रश्न करने हैं। मैं किताब का नाम बता देता हूँ, किताब मेरे पास मौजूद भी है, ये पूर्वावलोकन की किताब है, घटना चक्र की। तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। कॉन्सेप्ट तो आपको मिल जाएगा, वडवाल आपको, ये महेश कुमार वडवाल से आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। बाकी रही बात क्वेश्चन करने की, तो घटना चक्र दोस्तों बेस्ट है। आप अगर मेरी बात माने, और कहते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये नहीं पूछते ना कि डॉक्टर साहब आपको कुछ आता है कि नहीं आता है, तो निश्चित तौर पे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसकी बात मानते हैं। उसी तरीके से जब आप मेरे पास आए हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये बात माननी चाहिए कि अगर मैं जो कह रहा हूँ, अगर आप उस बातों को मानेंगे तो निश्चित तौर पे एक सीट आपकी होगी। तो मैं घटना चक्र के ऊपर एक क्वेश्चन सीरीज़ के लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। हो सकता है शाम तक लेकर आऊँ या अगले दिन मॉर्निंग में, नेक्स्ट मॉर्निंग इसी टाइम पे क्या कहते हैं आपको वीडियो मिलेगा। तब तक आप इंतज़ार कर सकते हैं मेरा। और बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी मैं आपको लगातार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैं आपके साथ लगातार लगा रहूँगा। जितनी भी चीज़ें हैं आपको सफल करने के लिए, जितनी भी चीज़ें, दोस्तों बहुत सारे लोग कोचिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप किताबों से दोस्ती कर लें, क्योंकि दोस्तों ये किताब आपको न जाने क्या आपको दे देगी और आपको एक सीट दे दे। आज के कंपटीशन के युग में कोचिंग इंडस्ट्री से पढ़ के बहुत सारे लोग असफल ही हो रहे हैं। कहना नहीं चाहिए ये बात दोस्तों, ये बात सही है, क्योंकि मैंने तो कोचिंग नहीं की है, तो इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने देखा मेरे बहुत सारे दोस्त कोचिंग करते थे लेकिन वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग आपको कुछ बता ही नहीं रही है, निश्चित तौर पे बता रही है। लेकिन अगर आप जाएंगे सैद्धांतिक तौर पे, अगर आप किताब के साथ जाएंगे तो किताब आपको निश्चित तौर पे उस मुकाम तक लेकर जाएगी जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं होगा। और जब आप सफलता को चूमेंगे तो निश्चित तौर पे उस दिन आपको मेरी याद आएगी कि हाँ मैंने एक समय आपको क्या कहा था।
तो अगली जो वीडियो है मैं घटना चक्र के साथ लेकर आऊँगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।